सबसे पहले यहाँ पर बैठने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को, आंखों से देखते और कानों से सुनने वालों को सर आरिफ का अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था और काफ़ी हद तक हमने पार्ट 1 पूरा एक कंप्लीट किया हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, मोनोसैकेराइड पढ़ा था और ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था। तो उसकी क्लासिफिकेशन की एक आधा हिस्सा, आप यही समझ लें आधा हिस्सा रह गया था, जो किसमें कंप्लीट है, पॉलीसैकेराइड। Polysaccharide contain a half of classification of carbohydrate as I told you in last video in last class। तो अगर हम देखें पॉलीसैकेराइड की, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो पॉलीसैकेराइड की क्लासिफिकेशन से पहले आप लोगों को मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ लिया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2:1 के नाम से जाहिर होता है। CnH2O इसका केमिकल फार्मूला है। जैसे मोनोसैकेराइड में हमने देखा था, तो मोनोसैकेराइड में हमने कुछ इस तरह पढ़ा कि विच फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज सच अ कंपाउंड, सच अ कार्बोहाइड्रेट विल बी एंगेज्ड इन मोनोसैकेराइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें पॉलीसैकेराइड को, अगर हम देखें, दे आर हाईली मॉलिक्यूलर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक काफी वेटेबल है। कैसे? which hydrolyze yield many monosaccharide। अगर आप लोगों ने मोनोसैकेराइड देखा होगा which further not can be hydrolyzed। मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं, दो कब कंबाइन हुए थे तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, डायसैकेराइड। और अगर डायसैकेराइड 10 तक, अगर मोनोसैकेराइड अगर मिलकर 10 तक का सफर अगर तय करें तो उस टाइप के कंपाउंड को आप लोगों ने ओलिगोसैकेराइड में शुमार किया था। लेकिन अगर 10 से तजावज करें, हजारों, 100 और हजारों की तादाद में जाए तो 100 के हजारों की तादाद में उस मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या ग्लक्टोज हो या राइबोलोज हो, इस तरह करते अगर 100 से 1000 की तरफ अगर तजावज करे तो उस हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को किस में शामिल करोगे, पॉलीसैकेराइड में शामिल करोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें यहां पर, they are formed by condensation of 1000 or 100 of monosaccharide। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और लास्ट टाइम मैंने ही पढ़ाया था कि एक ग्लूकोज या कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, बॉन्ड बनाता है, तो इस टाइप के बॉन्ड के कॉम्बिनेशन को, जैसे एक H2O रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन HNOH रिलीज हो जाता है, तो इस HOH के रिलीज होने के बाद दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। इस अमल को ही मैंने क्या नाम दिया था, कंडेंसेशन। अगर यहाँ पर हजारों ग्लूकोज कंबाइन होकर कंडेंसेशन करके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को आप लोग क्या कहोगे, पॉलीसैकेराइड कहोगे। वेरी गुड। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गई। आप बताओ, हाँ यही है, सही है। अब अगर हम देखें स्टार्च को, अगर हम देखें, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल आ रहा है कौन सा, स्टार्च। It is important reserve food material of higher plant found in cereals, potatoes और vegetables। अब ये reserve food है, क्या है, reserve food। Starch is a polysaccharide which found in plants। प्लांट में जो एग्जेसिव ग्लूकोज बनते हैं ना, जो एग्जेसिव ग्लूकोज, जैसे हमारे जिस्म में जो एग्जेसिव ग्लूकोज बन रहे हैं, वो ग्लूकोज कंडेंसेट होकर क्या बना रहे थे, ग्लाइकोजन। अब वहां पर जो रिजर्व फूड है, जो प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है, वो स्टोर किसकी फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में करता है। किसकी फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में होता है, जैसे सीरियल्स हो गया, पोटैटोज हो गया, और वेजिटेबल्स, बहुत बड़े बड़े वेजिटेबल्स में। अब आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट में, कौन कौन से जगहों पर ये स्टार्च पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड मतलब महफूज किया गया फूड, स्टोर किया गया फूड, ओके। और जब भी प्लांट को जरूरत होती है तो स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बना के अपना काम जारी रखता है और अपनी एनर्जी को बहाल करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को पता है कि पॉलीसैकेराइड बहुत सारे 100 और हजारों की तादाद में बहुत ज्यादा ग्लूकोज से बने हुए मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट टुगेदर इन स्ट्रेट चेन। उस स्ट्रेट चेन को क्या कहते हैं, अमाइलोस। उस स्ट्रेट चेन को अमाइलोस कहते हैं, और जो ब्रांच होता है उसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। जो स्ट्रेट चेन आ रहा है उस स्ट्रेट चेन को हम क्या कहते हैं, अमाइलोइटिक चेन, और जो ब्रांच चेन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अमाइलोपेक्टिन। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो स्टार्च का ये माना जाता है कि स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, टॉप हायर प्लांट्स में पाया जाता है, और इसके साथ साथ टॉप हायर प्लांट्स के अलावा ये
फूड को स्टोर करता है। हम ज़्यादातर आलू इसीलिए खाते हैं क्योंकि आलू में स्टार्च का कॉम्बिनेशन या स्टार्च का कंसंट्रेशन काफ़ी, इसका ग्रेडियंट काफ़ी हाई होता है। अब दूसरा अगर हम देखें, इसमें पहला एग्जांपल, हाँ, ये स्टार्च जो है, स्टार्च इज अनएबल टू सॉल्व इन वाटर, ये वाटर में सॉल्व नहीं होता। बाकी जो दूसरे थे वो सॉल्युबल इन वाटर थे और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब दूसरा सबसे बड़ा जो एग्जांपल आ रहा है कौन सा, सेलुलोज। कौन सा, सेलुलोज। Cellulose is a glucose polymer produced by a plant. They are joined in a straight chain and no branching. अब ये भी प्लांट में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में रिजर्व फूड की शक्ल में पाया नहीं जाता। ये तो रिजर्व फूड में था, किचन था, इसमें फ्रीज था, खाना संभाल के रखा था। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लूकोज का जो बड़ा पॉलीसेक्राइड जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ रिजर्व नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया, ये सबसे पहले इसको अगर हम देखें, they are found in straight chain, there is no branching, यानी इस तरह ग्लूकोज बन रहा है, सिर्फ स्ट्रेट चेन ही पाया जा रहा हो तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, सेलुलोज। लेकिन अगर उसमें कोई ब्रांच आ गया यूं करके और यूं करके एक बार फिर से ब्रांच आ गया, तो इट मीन्स वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, स्टार्च। एक तो स्टार्च होगा, दूसरा कौन सा होगा, सेलुलोज। वहां पर इससे रिलेटेड काफी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं और काफी मर्तबा पूछा गया है। मोस्ट एबंडेंट इन कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट इस नेचर में, इस दुनिया में पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज इज मोस्ट एबंडेंट इन दिस नेचर बिकॉज इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मेजर कंपोनेंट ऑफ दी योर सेल वॉल। प्लांट का जो सेल वॉल है वो मुकम्मल तौर पर किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। थोड़ा बहुत काइटिन, थोड़ा बहुत अमाइलोपेक्टिन मौजूद है, लेकिन जो ज्यादा ग्रेडियंट मौजूद है, कौन सा मौजूद है, सेलुलोज मौजूद है। तो मतलब सॉरी, जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का जो सेल वॉल का जो ग्रेडियंट है, वो सेल वॉल कौन से पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, इसको जहननशी कर लेना। अब लास्ट में आ रहा है कौन सा, ग्लाइकोजन। अब ये दोनों तो प्लांट के पॉलीसेक्राइड थे, तो ये कौन सा होगा, एनिमल का। अब एनिमल में देखें, इट इज आल्सो रिजर्व पॉलीसेक्राइड। अब ये भी है, इस जब भी कोई एक्सेसिव ग्लूकोज हमारे जिस्म में आता है, तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अमल से, नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस के अमल से, उस अमल को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उस ग्लाइकोजेनेसिस के अमल से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और स्टोर्ड होता है हमारे लीवर में या हमारे मसल्स में। अगर हम देखें, इट इज आल्सो रिजर्व फूड इन पॉलीसेक्राइड फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। हमारे मसल्स में और हमारे लीवर्स में ये पाए जाते हैं, और जब भी जरूरत होती है ग्लूकोज की इन इमरजेंसी, तो हमारा बॉडी इसको क्या करता है, इसकी लाइसिस करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है, और उसी ग्लाइकोलाइसिस से उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को बहाल कर लेते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्व नहीं है। स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स फॉर्म, इस तरह करके करते ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं, यूं करके माइक्रोस्कोप के स्टैंड में देखते हैं, तो यूं जो बड़े ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ना लीवर में या मसल्स में, तो हमें पता चल जाता है दे आर द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। अच्छा, ये मुकम्मल तौर पर स्टार्च की, इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, मतलब ब्रांच चेन में भी है और स्ट्रेट में भी है। स्ट्रेट में भी पाया जाता है और ब्रांच में पाया जाता है। सेलुलोज क्या है, मुकम्मल तौर पर चेन है। फंक्शन अगर देखें तो इट इज अ रियली बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम फंक्शन देखें, पूरे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम फंक्शन देखें, तो कार्बोहाइड्रेट का काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देना है। क्या देना है, एनर्जी। एनर्जी किस तरह देना है, मेरा एक और वीडियो शायद बना हुआ है और मैं क्लासों में काफ़ी बयान भी करता हूँ कि जो ग्लूकोज हमारे जिस्म में जाता है, ग्लूकोज सीधा जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी डी इंटीग्रेशन होती है, और इंटीग्रेशन के बाद, इसकी ब्रेकडाउन के बाद, एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अमल से गुजरते हुए ये हमें 36 टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फराहम करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच वन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो एनर्जी फराहम करता है, एनर्जी फराहम करने का काम ग्लूकोज का है। द एनर्जी यूटिलाइज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वॉरियस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जो वॉरियस केमिकल रिएक्शंस हैं, उन वॉरियस केमिकल रिएक्शन में जो इनसे एनर्जी आ रहा है, यानी एटीपी आ रहा है, वो एटीपी वहीं पर जाकर क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर
इन द फूड। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद एक्सेसिव ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, और प्लांट्स में एक्सेसिव ग्लूकोज एक्सेसिव फूड किस में कन्वर्ट होते हैं? स्टार्च में। किसमें? स्टार्च। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो सेलुलोज वाला हिस्सा है, सेलुलोज वाला हिस्सा किसका मेजर कंपोनेंट है? प्लांट के सेल वॉल का। ओके, ये भी इसका एक फंक्शन है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में स्पेशली जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन है, जैसे काकरोच वगैरह का जो कीड़े मकोड़े हैं, इनमें जो एक्सोस्केलेटन जो बैरूनी शवाफ पाया जाता है, शवाफ स्पेशली काइटिन से बना होता है। काइटिन इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। ओके, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।